दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सह्याद्री पहाड़ियों के बारे में। और उसमें हमने सह्याद्री पहाड़ियों के यानी वेस्टर्न घाट के 3 हिस्से में से एक हिस्से को यानी पहले हिस्से को जिसे हम उत्तरी खंड कहते हैं उसका डिस्कशन हमने किया था। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, उसके मिडिल सेक्शन की और सदर्न सेक्शन की बात करेंगे। हमने जैसा कि देखा था कि जो उसका नदर्न सेक्शन है यानी उत्तरी खंड जो है वो गोवा के मतलब वहाँ ताप्ती नदी से लेके गोवा के उत्तरी हिस्से तक उसका विस्तार था। उसके बाद जो मिडिल सेक्शन है उसका विस्तार जो है वो 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, इसका मतलब ये हो गया कि जो नदर्न पार्ट है गोवा का उससे थोड़ा सा लेके और कहाँ तक, नीलगिरी पहाड़ियों तक, जो तमिलनाडु तक पूरी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेके यानी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है मिडिल सेक्शन का यानी मध्य खंड का सह्याद्री इसके। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। ये पुराना स्थलखंड है जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसका निर्माण मुख्यतया ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। एक बड़ी खास बात यह है कि द वेस्टर्न स्कार्प इज कंसिडरेबली डिसेक्टेड बाय हेडवर्ड एरोजन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम। यानी ये जो सह्याद्री पहाड़ियां हैं या जो पश्चिमी घाट है, इसका जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी किनारा या पश्चिमी क्यागार जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो ऊबड़ खाबड़ टाइप का है, टूटा फूटा टाइप का है। यानी उसमें कहीं घाटियां हैं, कहीं टीले हैं, कहीं कुछ है। कारण उसका यह है कि इस ढाल से यानी वेस्टर्न घाट से जो पश्चिम की तरफ नदियां प्रवाहित होती हैं, खासतौर से वर्षा ऋतु में जब तेज बारिश होती है मानसून के टाइम में, उनके नदियों द्वारा जब प्रवाह होता है तो उसके द्वारा हेडवर्ड एरोजन होता है। हेडवर्ड एरोजन का मतलब हो गया कि जैसे नदी अगर यहाँ से निकल रही है, यहाँ आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इधर का एरोजन होता चला जाता है ऊपर की तरफ। जहाँ से नदी शुरू होती है उस तरफ से इसका अपर्दन जो है वो होने लगता ऊपर के साइड में, तो उसको कहते हैं हेडवर्ड एरोजन। तो इन नदियों की वजह से जो ऊपर से एरोजन हो रहा है उसकी वजह से ये डिसेक्टेड टाइप की हो गई है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ लगता है, कहीं गड्ढा, कहीं टीला, कहीं इस तरह का इसकी फिजियोग्राफी है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई वैसे तो 1200 मीटर के है, लेकिन कई पीक्स ऐसी हैं, कई चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से भी ज्यादा है। नीलगिरी हिल्स विच ज्वाइन द सह्याद्री नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ, यानी जो नीलगिरी है वो जो है सह्याद्री पहाड़ियों से जो जुड़ती है सह्याद्री में, वो 3 जो राज्य है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ जहाँ इन तीनों राज्यों का जहाँ जंक्शन है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर, यही नीलगिरी पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से ज्वाइन भी करती है। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करती है। तो यहाँ जो जंक्शन है वहाँ अचानक पहाड़ियाँ जो है वो ऊंचाई उनकी बढ़ जाती है, एब्रप्टली राइज। ठीक है, तो वो तकरीबन ऊंचाई उनकी बढ़ के कितनी 2000 मीटर या उससे ज़्यादा हो जाती है, जस्ट उस ट्राई जंक्शन पे जहाँ इन तीनों राज्यों का मिलन होता है। और यही नीलगिरी पहाड़ियाँ जो इनका जंक्शन है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को, ये लिखा हुआ दे मार्क द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स विद ईस्टर्न घाट। यानी यही नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये जंक्शन का काम करती हैं, ज्वाइंट करती हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को। अगर हम मानचित्र देखें तो आपको दिख जाएगा, उस मानचित्र में भी पहले भी हमने देखा था कि ये जो मानचित्र हमारा है यहाँ, ये देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस नीलगिरी की पहाड़ियाँ में ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों का यहाँ जंक्शन है। इन राज्यों की यहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ, यही नीलगिरी पहाड़ियाँ इस वेस्टर्न घाट को इस ईस्टर्न घाट से जोड़ती हैं, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती हैं। और यहाँ खूब ऊंची ऊंची चोटियाँ हो जाती हैं अचानक। और यहीं आगे हम जो देख रहे हैं मानचित्र में, यही कई सारी दक्षिण भारत की ऊंची चोटियाँ जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें से इस खंड में यानी मिडिल सेक्शन में सह्याद्री के दोदा बेटा जो सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर, दूसरी चोटी माकरुति है जिसकी ऊंचाई 2554 मीटर है। इसी तरह से कुदेरमुख है जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। ये सब इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इस मिडिल सेक्शन की। आगे अगर हम बात करें कि जो इसका दक्षिणी भाग है, दक्षिणी सेक्शन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सह्याद्री का। तो द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सह्याद्री रेंज बाय पाल घाट। हमने इससे पहले 2 घाट की बात की थी, एक तो थाल घाट की बात की थी और एक भोर घाट की बात की थी। उस नदर्न सेक्शन में एक तीसरा गैप है जिसे पाल घाट कहते हैं।
जिसको वहाँ के लोकल भाषा में तमिल में पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, पलक्कड़ गैप जिसको कहते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई, तो दो पहाड़ियां हैं नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक गैप है, वो वेस्टर्न घाट का एक गैप कहलाता है। जो तीसरा गैप है जिसे हम पाल घाट कहते हैं, स्पेशली जहाँ नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं उनके बीच से ये गैप है। उनके बीच में गैप का मतलब एक बार पहाड़ी वहीं खत्म हो जाती है, फिर गड्ढा जैसा दिखता है, उसके बाद फिर वापस पहाड़ी शुरू होती है, उसको हम कहते हैं गैप। तो ये पाल घाट गैप जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। थ्रू पाल घाट गैप नंबर ऑफ रोड्स एंड रेलवेज लाइंस कनेक्ट द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु विद द कोस्टल प्लेन ऑफ केरला। मींस यही वो गैप है पाल घाट जिससे होकर कई सारी सड़कें और रेलवे लाइंस गुजरती हैं, जो पूर्व में स्थित तमिलनाडु को के जो है उसको पश्चिम में स्थित केरला के कोस्टल प्लेन से मिलाते हैं। यानी आवागमन का साधन जो है वो यहीं से गुजरता है, यातायात का, जिसको हम कहते हैं रोड या रेलवे, वो इसी गैप से गुजरता है जो तमिलनाडु को और केरला के कोस्टल प्लेन से जोड़ता है। ये बात हमने उसमें ताल घाट में भी देखी थी, भोर घाट में भी, कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट के घाट को वहाँ से भी वो सड़कें और रेलवे लाइन गुजरती। ठीक उसी तरह से इस घाट से भी केरला, और केरला जो है वो जो है वो कोस्टल प्लेन, जो कि वहाँ लास्ट की बात आ जाती है इस पाल घाट की, और तमिलनाडु का भी बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है जहाँ से ये गैप जाता है। आगे एक हिस्सा, एक घाट और पड़ेगा जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। South of Pal Ghat Gap, there is an intricate system of steep and rugged slopes, ठीक है, on both the eastern and western sides of the ghats। यानी जो हमारा पश्चिमी घाट है उसका जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो ढाल है वो बड़ा ही स्टीप साइडेड रगेड स्लोप्स हैं, बिल्कुल खड़ा ढाल, और रगेड का मतलब उबड़ खाबड़ जिसको हम कह सकते हैं, बड़ा कटा फटा है, वो इस तरह का एक सिस्टम पाया जाता है। जैसे ही पाल घाट से हम दक्षिण की तरफ जाते हैं वैसे पहाड़ियों में इंट्रिकेसी और बढ़ जाती है, मिक्सअप हो जाते हैं, और बड़ी अजीब तरह की टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़, गहरी, ऊंची, इस तरह की दिखती है। और जब हम उसके साउथ में जाते हैं तो वहाँ एक और गैप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं श्रेनकोट्टा गैप। ये भी एक घाट जैसा ही है श्रेनकोट्टा गैप, जो गेटवे बिटवीन केरला एंड सदर्न तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो दक्षिणी भाग है वहाँ, और केरला भी लगभग लास्ट में पहुँचता है, उन दोनों के बीच का एक गेटवे है, यानी रास्ता है या पैसेज है। तो श्रेनकोट्टा गैप ये तमिलनाडु का स्पेशल ये वहाँ पहाड़ियों में पाया जाता है। श्रेनकोट्टई की, वहाँ गोट्टई की पहाड़ियाँ भी हैं, वहाँ एक नगर भी बसा हुआ है श्रेनकोट्टई करके, उसी नगर के पास ये उसी की वजह से इसको श्रेनकोट्टा गैप कहते हैं, जो केरला और तमिलनाडु के बीच में आवागमन का साधन इसके द्वारा जो है वो निर्मित किया गया है, इसीलिए वो कहा गया गेटवे। अब इस दक्षिणी जो हमारी सह्याद्री है वहाँ एक ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है अनाईमुदी। इज द हाईएस्ट पीक इन द होल ऑफ सदर्न इंडिया, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम अनाईमुदी कहते हैं, 2695 मीटर। तो अगर हम हिमालय पर्वत की श्रेणियों को छोड़ दें तो पूरे भारत में अगर कोई ऊंची चोटी है इधर हिमालय के बाद तो वो यही है। तो कभी कभी कंपटीशन में इसको पूछा जाता है कि अनाईमुदी कहाँ है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी हमने जब पढ़ा था बीच में तो अरावली को हमने देखा था कि मध्य भारत में जो गुरु शिखर है वो जो है वो ऊंची चोटी है। उसी तरह से जब हम हिमालय के बाद बात करते हैं कि और उसके बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत में कौन सबसे ऊंची चोटी है, तो यही है अनाईमुदी, जिसको हम यूँ कहते हैं जो उटाकामुंड है ना उसके पास, उटी के पास है ये अनाईमुदी। अब इस अनाईमुदी से, ये जो अनाईमुदी है जो चोटी है सबसे ऊंची, वहाँ से देखें 3 रेंजेस रेडिएट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अनाईमुदी। 3 श्रृंखलाएं जो है वो वहाँ से 3 दिशाओं में रेडिएट करती हैं, और वो रेडिएशन अभी आप देखेंगे मानचित्र में कौन कौन सी हैं। एक तो अनाईमलाई जो उत्तर की तरफ जाती है, उसी तरह से दूसरी है जो पालनी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, और तीसरी जो है कार्डमम हिल्स जिसको हम इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं या इसी को इलाई मलाई कहते हैं, ये दक्षिण की तरफ जाती है। अगर हम मानचित्र देखें तो मानचित्र से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस मानचित्र में यहाँ देखें ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी के बाद यहाँ आते हैं अनाईमुदी, ठीक है। अनाईमुदी का ये जो जंक्शन है यहाँ सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ देखिए अनाईमुदी लिखा हुआ है। इस अनाईमुदी से एक हिल जो जाती है जिसको अभी हमने यहाँ देखा अनाईमलाई, वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसी तरह से पालिनी हिल जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, और साउथ में जो जा रही है ये है कार्डमम हिल,
ये आप देख रहे हैं, तो ये अनाई मलाई ऊपर की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये पालनी हिल्स जिसे लिखा हुआ है, और साउथ की तरफ जा रही है कार्डमम हिल, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ कहती हैं, जहाँ इलायची के बागान पाए जाते हैं। उस वजह से केरला में मसाले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इसी वजह से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरी जो हमारी सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं, ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध रूप से, बीच में 4 जो गैप पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोटा, इन गैप्स के द्वारा ही पूर्वी पश्चिमी घाट का जो पूरब वाला हिस्सा यानी तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह, और इधर का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है केरला, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, वो सारे आपस में इन्हीं गैप के द्वारा जुड़ते हैं। और बड़ी ही लश ग्रीन एरिया है। जब हम नीलगिरी पहाड़ियों पर जाते हैं देखें तो वहाँ बहुत ही हरा भरा घने जंगल वहाँ पाए जाते हैं, और वहाँ चूँकि क्लाइमेट सूटेबल है, जिसकी वजह से उन हिस्सों में चाय और कॉफ़ी के बागान भी पाए जाते हैं। लेकिन केरला वाला जो हिस्सा, साउथ वाला, ये कार्डमम वाला, वहाँ मसाले के बहुत सारे बागान हैं, मसाले के बहुत सारे पौधे हैं, जहाँ से विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन होता है, जिनमें कार्डमम, जिसको हम इलायची कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो ये सारी बातें हमारी जो है वो ख़ासतौर से प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ों के बारे में थी, वेस्टर्न घाट के बारे में। अगली क्लास में हम आपसे ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।